हाँ, अच्छा सीयूईटी भी है। ये डेडिकेशन। हाँ जी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग दीजिएगा। और इसके अंदर अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और डिस्चार्ज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक बार देखिएगा, सब ध्यान से सुनिएगा। वो ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट को इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज। पहला क्या लिखा बताएं? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब? जब दोनों पार्टीज अपना काम परफॉर्म कर दें, क्या कर दें? परफॉर्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या डिस्चार्ज हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर दोनों पार्टीज क्या करें? म्यूचुअल अग्रीमेंट से दोनों पार्टीज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहें? डिस्चार्ज कर दे। तो ऐसे करके हम ये 7 तरीके पढ़ने वाले हैं कि इनके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज। तो इसमें आप लिखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, a contract, अरे बातें नहीं, a contract may be discharged in any of the following ways. In any of the following ways। और ये सारे लिख दीजिएगा, फिर हम एक एक करके इस पर बात करेंगे। बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो हम ना एक चैप्टर अभी जो कर रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? जब दो पार्टीज एक अग्रीमेंट में एंटर कर जाती है, और अगर वो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है, कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट। और डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा? जब खत्म हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हम एक एक करके इन पर बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, थोड़ा आइडिया है? हाँ, फिर तो आ जाएगा तुमने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा। अब तो कल भी लॉ की क्लास होगी, परसों भी होगी। इको सर कह रहे थे वेंसडे फ्राइडे नहीं है, फिर फ्राइडे भी होगी। अब 3-4 दिन लगातार, अब मजा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब 4 दिन लगातार में बहुत सारा कोर्स निकल जाएगा, मजा आ जाएगा। 4 दिन के अंदर करीब करीब 25 सेक्शन कर ले तो मजा आ जाए। और इसमें ना 8वां भी ऐड करके अदर्स करके भी लिख दीजिएगा। 8 पॉइंट। अभी लिखना है? लिख लिए? हेडिंग, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कल अकाउंट्स की भी एक्स्ट्रा क्लास हुई थी। हाँ, 20 मिनट। कोई बात नहीं, हम 4 दिन में पूरा कर लेंगे कोटा। हाँ, 5-5 मिनट के। अच्छा, आज तो लॉ का भयंकर टेस्ट बना हुआ है, मजा आएगा। बन चुका। तो मैम ने बोला है कि बना नहीं है। वो तो इसलिए कि तुम बार बार पूछ रहे सब। पेपर पड़ा है मेरे पास, अभी भेजता हूँ। दिखा देता हूँ, पेपर बना हुआ पेपर है। कितने मार्क्स का भी बता देता हूँ। ये है 50 मार्क्स। 50। 1.5 घंटा। पर ये थोड़ा
इजी लग रहा है। एक दो चेंज करता हूँ। केस स्टडी कितनी है? केस स्टडी है एक, दो, तीन, तीन है। क्वेश्चन क्वेश्चन है आठ। हम्म। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप हेडिंग दीजिएगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कि हम परफॉर्मेंस के थ्रू कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहे हैं व्हेन द पार्टीज, देखो ध्यान से, व्हेन द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, क्या मतलब? जब दोनों पार्टीज अपना काम पूरा कर देती हैं तो उसको हम डिस्चार्ज बाय क्या बोलते हैं। और परफॉर्मेंस के थ्रू डिस्चार्ज दो तरीकों से हो सकता है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब असलियत में काम पूरा कर दिया। एक और होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करते हैं मैं आपको ना रोज क्लासेस के टाइम पे बुला रहा हूं और आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उस केस में सपोज कोर्स आपका फिनिश नहीं होता, बच जाता है, क्या मेरे ऊपर आप केस कर सकते हो कि मैंने परफॉर्म नहीं करा? क्यों? मैं रेडी था, आपने नहीं करा, आपने रिफ्यूज करा। ऐसी परफॉर्मेंस को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस से भी और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी। तो इसमें हम लिखिएगा, इट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज fulfill their obligations within the time and manner prescribed। इसका क्या मतलब विद इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड? अच्छा मैंने आपका कोर्स खत्म करवा दिया, पर जाके कराया अगले साल जनवरी में, मैंने परफॉर्मेंस तो कर दिया। हाँ। हाँ पर मैंने विद इन द टाइम नहीं करा, क्या इसको हम परफॉर्मेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, इसको परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे। अगले पॉइंट में लिखिएगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस मे बी, और ये दो लिख दीजिएगा, पहला कौन सा? एक्चुअल और सेकंड अटेम्प्टेड। दो टाइप की कौन सी? एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। हाँ जी। उसके बाद आप एक हेडिंग दीजिएगा, मतलब उसी में ही चल रहा है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में ही चल रहा है। और आप हेडिंग दीजिएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37। हाँ, अभी परफॉर्मेंस बहुत देर तक चलेगा वो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस वाले। हाँ जी। आ, देखो क्या लिखा है इसमें, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहा है कि पार्टीज को या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, परफॉर्म करना है, या ऑफर टू परफॉर्म करना है। इसका क्या मतलब ऑफर टू परफॉर्म? परफॉर्म करने के लिए वो रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो या तो वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, या वो ऑफर टू परफॉर्म करेगा। देयर रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस प्रोमिसेस, सॉरी, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद। डिस्पेंस्ड का मतलब मना कर दिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे हम?
डिस्पेंस्ड और एक्सक्यूज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। इसका मतलब क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करते हैं एक्स ने वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा कि वो अगले महीने की 10th को, कब, अगले महीने की 10th को वो उसको सिगरेट सेल करेगा। क्या सेल करेगा? सिगरेट बेचेगा। अब 10th को उसका क्या काम है कि उसे क्या करना चाहिए, परफॉर्म कर देना चाहिए। बट सपोज करो 7th को लॉ पास हो गया कि सिगरेट बेचना इलीगल है कंट्री के अंदर। क्या है? इलीगल। क्या वो उसको अब परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस क्या हो चुकी है, डिस्पेंस्ड हो चुकी है या एक्सक्यूज हो चुकी है किसी लॉ के अंडर, तो हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो जनरल रूल क्या है कि उसे या तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना है। बट अगर ऐसी परफॉर्मेंस को लॉ ने मना कर दिया है, किसने मना कर दिया है? लॉ ने, तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सेम तरीके से एक्स ने वाई को बोला कि वो उसके लिए पेंटिंग बनाएगा अगले महीने की 5th तक, 3rd को उसकी डेथ हो जाती है, अब परफॉर्म करना है या नहीं करना? नहीं। ऐसी परफॉर्मेंस क्या हो चुकी है, डिस्पेंस विद हो चुकी है। तो इसमें आप लिखिएगा द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with। dispensed का मतलब क्या था, है ना, और excused under contract act or any other law। किसमें बाइंड कर रखी है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर किसी और लॉ। अच्छा मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। सपोज एक्स ने वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसको 100 kg ऑफ राइस सेल करेगा। क्या सेल करेगा? 100 kg ऑफ बासमती राइस सेल करेगा। पूरा बता दिया, 15 लाख रुपए का। और ये डिसाइड हुआ कि ये काम होगा 18th मई को। कब होगा? अब 16th मई को एक्स की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या खत्म? पर क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट? इसको पढ़ के बताना, क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा कर सकते हैं? नहीं। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या हुआ? फैमिली, उसका नॉमिनी वगैरह। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता? तो देखो क्या लिखा है, प्रोमिसेस बाइंड द representatives in case of the death of the promisor। बट अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेंटिंग बनाना होता तो तब नहीं। क्यों? तब वो पर्सनल नेचर का काम हो जाता। किसका काम हो जाता? तो अगर नॉन पर्सनल नेचर का काम है तो क्या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा कर सकते हैं? हाँ। पर अगर पर्सनल नेचर का काम हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। हाँ जी, ये लिख दीजिएगा लाइन। तो जनरल रूल क्या है, कौन पूरा कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? उसकी डेथ के बाद कौन पूरा करेगा? उसके रिप्रेजेंटेटिव। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो वाइड हो जाएगा। ये लिख दीजिएगा। आज इतने सारे बच्चे ऑनलाइन जो हैं टेस्ट से बच रहे हैं। रिजल्ट, रिजल्ट आज आ जाएगा। हाँ, तभी चेक करे जा रहे हो तुम लोग। अभी नहीं आएगा, इतनी सुबह तो मुश्किल है। 12 बजे आ जाए तो आ जाए। लॉ की क्लास के बाद आए जो आए अब। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत ही भारी मुश्किल पेपर बने। हाँ, बर्थडे तो अभी बहुत दूर है।
तो बर्थडे ही बोला तुमने, पार्टी थोड़ी बोला। अच्छा, तो जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको खुद पूरा करना है, पर अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। हाँ जी। अब मुझे कोई इन दोनों एग्जाम्पल में फर्क बताए, क्या लिखा है पहले में। ए ने प्रॉमिस करा कि वो क्या करेगा, डिलीवर गुड्स करेगा टू बी ऑन अ सर्टेन डे। ए डाइज बिफोर दैट डे, अब क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसका रिप्रेजेंटेटिव पूरा कर देंगे। और दूसरे में क्या है, ए प्रोमिस टू पेंट अ पिक्चर बाय अ सर्टेन डे एट अ, एंड ही डाइज बिफोर दैट डे। अब नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पर्सनल नेचर का है। किसका है, पर्सनल नेचर का है, तो वो वॉइड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 2 लिख दीजिएगा बस। सेक्शन 37 में से बहुत बारी पेपर में आया हुआ है। इस हफ्ते के एंड होते होते तक, आज क्या है, 12th, 19 तक हमारे करीब 60+ सेक्शन हो चुके होंगे इसके। 60 के ऊपर होंगे हम। नहीं, हाँ। हाँ, अब आएंगे मजे ही मजे। तो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, कल भी, परसों है। हाँ, क्योंकि कल रोहित सर नहीं है ना। नहीं, अकाउंट्स तो होगी होगी, लॉ, फिर थर्सडे लॉ होगी होगी, फिर फ्राइडे भी रोहित सर नहीं है। हाँ, पर टेस्ट क्लासेस के बाद। एक सर थे पहले, उनकी 75 की एज थी, वो टैक्स पढ़ाते थे। तो उनकी ना तबीयत खराब थी, मतलब, और उन्होंने अपने फीस में ये लिखवा लिया था, फीस की रिसीट में, कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो फीस रिफंड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो बच्चों ने एडमिशन ले लिया। जब भी वो खांसते थे क्लास के बीच में, बच्चे डर जाते थे। क्यों? कि कहीं फीस खराब ना हो जाए और ये सब हो जाए। तो अलग खौफ था वहां पर। हाँ जी। कौन सा सेक्शन था ये? अच्छा। अच्छा, अभी लिख रहे थे। उसके बाद मैंने आपको परफॉर्मेंस दो टाइप की बताई थी, कौन सी? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। हाँ जी। लिख लिया एग्जाम्पल। हाँ, उसके बाद आप लिखिएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर आप हेडिंग दीजिएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। और कोई इस लाइन का मतलब बता दे, ये हम लिख चुके हैं वैसे। एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, बता सकते हैं? हाँ, तो अब इधर हम परफॉर्मेंस के एंगल पर बोल रहे हैं। क्या वो बोल रहे हैं, जब दोनों पार्टीज ने हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस, मतलब अपना ड्यूटीज पूरी कर दिया विद इन द टाइम और मैनर प्रिस्क्राइब में, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो इसमें आप लिखिएगा वेयर अ पार्टी हैज डन what he had undertaken to do, or either of the parties
हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं विद इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्लिगेशन विद इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड। कोई एग्जाम्पल में बताए क्या है? एक्स ने कितने बोरो करे? 5 लाख। और क्या बोला कितने टाइम में चुका देगा? एक्स रीपेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, मतलब उसने ड्यू डेट पर दे दिया। इसको हम कौन सी परफॉर्मेंस बोलेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का आधा हो गया हमारा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट 75 सेक्शन तक है और ये 24 मार्क का आता है एग्जाम में, मतलब 12 नंबर का हो गया। हाँ, 12 मार्क्स। जब तक आप शायद फाइनल में आओगे वापस से फाइनल में भी लॉ आएगी। अभी फाइनल में पेपर वाला नहीं है, एमसीक्यू वाला है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है लॉ का। और ये तो अच्छी वाली आसान वाली है। हाँ जी, एग्जाम्पल लिख दिया? नहीं, अभी तो डेटा मिला नहीं है। कितना ही लिखा है अभी तक? आधा एक पेज ही लिखा है शुरू। आज का कहो तो 2 लिख ली। आज के में ही? चलिए, उसके बाद आप लिखिएगा। ये क्या हमने बात करी थी, ध्यान दीजिए। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के उसने और कुछ नाम भी बता दिए। क्या बताया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑफर टू परफॉर्म भी बोलते हैं और उसको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। टेंडर का मतलब ही ऑफर है, वो टेंडर नहीं है। ठीक है, क्या है ये? टेंडर क्या होता है? हाँ, इधर झूठ झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं। हाँ, ये नहीं पता सबको क्या होता है? हाँ, ऐप होगा डेटिंग ऐप क्या होती है? कह रहा डेटिंग ऐप। हाँ हाँ, चलो एक तो सच बोल रहा है, इसको पता है, बाकी कह रहे पता ही नहीं हमें। हाँ, अभी पहली बार सुना है। फोन चेक कर लूं? कह रहा है। अभी फोन देख लूं? हाँ, ये लिख दीजिएगा हेडिंग। क्या झूठ बोलते हैं बच्चे, पता ही नहीं है। और कौन सी होती है ऐप इसके अलावा? शादी.com पे हो तुमने सीधा अकाउंट बनाया है? इलाइट मैटर, हाँ, इलाइट मैटर। अच्छा, ये सब पता है। हाँ, इसकी वो आता है ना, सीधा एकदम। क्या नाम है, एड्स आते हैं। वो टारगेटेड ऑडियंस पे ऐड आते हैं, पर वो सर फोन में नहीं, टीवी पे आते हैं। अच्छा, टीवी वाला अलग है। अच्छा, अब देखिए वो क्या बोल रहा है। इट मे हैपन समटाइम्स दैट व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू। इसका क्या मतलब? जिस दिन पर परफॉर्मेंस ड्यू थी, द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म, मतलब प्रोमिसर काम करने के लिए रेडी है, बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। क्या मतलब हुआ? जैसे एक्स ने वाई को एक कार बेचने, अरे बात नहीं, एक्स ने वाई को एक कार बेचने का अग्रीमेंट करा 15 तारीख को। वो ड्यू डेट पर गाड़ी बेचने के लिए तैयार है, बट वाई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ लेने के लिए। क्या ये इसमें एक्स की गलती है या उसकी तरफ से ऑफर टू परफॉर्म हो चुका है? उसकी तरफ से ऑफर टू परफॉर्म हो चुका है। और इसमें अब गलती किसकी मानी जाएगी? वाई की। तो इसमें आप लिखिएगा, इट मे हैपन समटाइम्स दैट when the performance becomes due, the promiser offers to perform. The promiser offers to perform, but promisee refuses to accept. क्या मतलब?
प्रॉमिसर तो रेडी है बट प्रॉमिसी ने मना कर दिया। और ये एग्जाम्पल में कोई बताना क्या बोल रहा है। पी ने क्या प्रॉमिस करा कि वो सर्टेन गुड्स किसको देगा। पी टेक्स द गुड्स टू द अपॉइंटेड प्लेस ड्यूरिंग द, बट आर रिफ्यूजेस टू टेक देम। मतलब पी ने अपना काम तो कर दिया बट आर ने मना कर दिया। ऐसी परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे हम, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। आज तो रिजल्ट आएगा, मजा आएगा। हेमंत इसलिए तो नहीं है। पेपर इसलिए नहीं आया, तेरा भाई समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छी बड़ी थी। बम फटेगा, मजा आएगा। टेस्ट तो देकर ही जाना है, ऐसा नहीं रिजल्ट आके भाग के घर। अपने अपने रोल नंबर दे दो, इधर ही चेक कर लेंगे। याद ही नहीं अब। हाँ, फुल आईडी भी याद नहीं है। किस किस को लग रहा है 90% के ऊपर आएंगे। एक बस, दो। किस किस को लग रहा है 80% के ऊपर। ये स्नैप बना रहे हैं क्लास में। 80% के ऊपर किस किस के आएंगे। अरे 80, किसके 60 के नीचे आएंगे। कोई ऐसा भी है। हाँ, वो डरा हुआ है। दक्ष डरा हुआ है तब से, आज जुबान नहीं खुल रही बिल्कुल भी। हाँ, अच्छा जी। ये कौन सा हमने किसकी बात करी, ऑफर टू परफॉर्म की। किसकी, ऑफर टू परफॉर्म। अगली हेडिंग आप दीजिएगा। लिख दिया, लिख लिया, नहीं लिखा। आज मजा आएगा, रिजल्ट। अच्छा, हाँ जी, हेडिंग लिखिएगा। इसका चेक करना है, इसको याद है। रोल नंबर याद है, अभी चेक कर लेंगे इधर ही। यहाँ पे इस पे होगी। अब भी परफॉर्मेंस तो 2-3 क्लास तक चलता जाएगा। हाँ, आप हेडिंग दीजिएगा। हाँ, एग्जाम्पल ही नहीं लिखा तब, स्नैप जो बना रहा था जब। ये लिख लो, लिख लो, दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तक। एग्जाम्पल है ये पुराना। भव्या जी को डर नहीं है रिजल्ट का। कितने नंबर आ जाएंगे। हाँ, 80+ आराम से। अच्छा, फिर तो 90 आने चाहिए। 16 घंटे पढ़ रहे थे तो। अच्छा, कह रहा 16 घंटे पढ़ा, पूरे साल नहीं पर 3 दिन, 3 महीने, 16 घंटे। अभी नहीं बताते ये बातें, रिजल्ट से पहले नहीं बोलनी होती। अच्छा, हाँ, अगली हेडिंग आप दीजिएगा। ये एक था उसके अकाउंट्स में 12वीं में 100 में से 100 आए थे। हाँ, अकाउंट्स में 100 में से 100। नहीं नहीं, एक स्टूडेंट के, उसका सी एंटर अभी तक नहीं निकला, 3-4 साल हो गए उसके। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि 12वीं के नंबर से अनीश के भी आए थे। हाँ हाँ जी, हेडिंग दीजिएगा ऑफर। इसका आप हेडिंग दीजिएगा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, मेरी बात सुने सुने सुने, अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने एड्यू जंक्शन के अंदर रजिस्टर करा लिया और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आपको क्लासेस मिलेंगी। रोज आपको क्लासेस का स्केड्यूल जा रहा था, सब कुछ जा रहा था। आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी या रिफ्यूज कर दिया कुछ, क्या कोर्स मतलब सपोज आपका खत्म नहीं हुआ, क्या आप हमारे ऊपर केस कर सकते हो। नहीं, क्यों। आपने हमारी तरफ से परफॉर्मेंस तो कर दी थी, पर और क्या मैं आपसे फीस मांग सकता हूँ। हाँ, इसको पढ़ के एक बार बताइएगा। वापस से मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या मेरे ऊपर आप केस कर कर मुझसे परफॉर्मेंस आप मांग सकते हो, नहीं मांग सकते, नहीं। और दूसरा, क्या मैं आपसे फीस रिकवर कर सकता हूँ। कहाँ पर लिखा है, बताए बताए। क्या लिखा है, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। आप हमारे ऊपर नॉन परफॉर्मेंस का केस नहीं डाल सकते, नॉर डज ही लूज हिज राइट्स। मतलब
जो फीस मिलनी थी उसके राइट्स भी रहेंगे, क्योंकि इस केस में प्रोमिसर की गलती नहीं है, इसमें स्टूडेंट की गलती है। किसकी गलती है? स्टूडेंट की। तो इसमें आप लिखिएगा, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड an offer of performance to the promisee and it is not accepted। इसका क्या मतलब? प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, देन फिर इसको ना एक फर्स्ट एरो बनाकर यहां से यहां तक का लिखना। क्या लिखा है इसका मतलब बताएं? दो एरोज है। पहले एरो में क्या है? प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब इसमें प्रोमिसर की गलती मानी नहीं जाएगी और ना ही वो अपने राइट्स लूज करेगा। ये दो पॉइंट्स बना के लिख दीजिएगा। कौन सा सेक्शन चल रहा है ये अब? 38। आज 39 भी हो जाएगा, 40 भी कर ही लेंगे, फिर 41 क्या ही छोड़ना। स्टार्ट से ही करा दो, खत्म करो। आज अगर 41 तक हो गया तो कल 50-52 तक कर लेंगे। अच्छा अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से, वापस से मेरा यही एग्जांपल सुनना। सपोज करते हैं एड्यू जंक्शन के साथ आपका एक स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, ठीक है, और आपको ना क्लासेस के लिए बुलाया जा रहा है, और आपको रोज बोला जा रहा है कि अगर आपको क्लास आना होगा तो आपको लुंगी पहनकर ही क्लास आना है। क्या ये एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है या नहीं है? तो वो कुछ कंडीशंस बोल रहा है कि ये कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी? पूरी करनी पड़ेंगी, तभी वो एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होगा। क्या होगा? वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। पहला क्या बोला? वो तभी वैलिड होगा जब उसमें कोई कंडीशन। तो अगर मैंने ये लुंगी पहनकर वाली कंडीशन डाली, क्या ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हुआ? नहीं। अगर मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सुबह 4 बजे लगेगी, और उसकी क्लास आपकी जो होगी वो दुबई में होगी, ठीक है, क्या ये? हाँ हाँ, लेके जाऊंगा, ठीक है, पैसे तुम दे देना पहले। हाँ, क्या ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है या नहीं है? बताए। है? नहीं। वो क्या बोल रहा है? इट शुड बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अच्छा, अगर 4 बजे मैं बोलूं आपकी क्लास लगेगी फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कैंपस में, तो प्रॉपर टाइम। हाँ, टाइम सही नहीं है। 5 बजे नॉर्थ कैंपस, सुबह 6 बजे, हाँ 7 बजे। 7 बजे तो मेट्रो चालू हो जाती है, 6। अच्छा नहीं, ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर टाइम और प्लेस पर नहीं हो रहा। हमारे एक सर थे, वैसे वो सुबह 5:30 बजे बुलाते थे स्कूल से पहले, मैथ्स की क्लास हो जाती थी। किसी के टीचर ऐसे है या नहीं? हाँ, सुबह मैथ्स की क्लास होती थी 7 से, और उन सर का अलग खौफ था, ठीक है। अगर आप लेट पहुंचे तो वो मारना चालू कर देते थे वहीं पर ही, और ठंड हो गर्मी हो, जो आपको 5:30 बजे क्लास में पहुंचना है। और सबसे अच्छी बात थी, लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं, बराबर मारते थे, ठीक है। उसका अलग मजा था। हाँ, ये अच्छा है। नहीं, वो मेरे प्री बोर्ड में आए थे 18%, ठीक है, और बोर्ड्स में मेरे 77% हो गए थे, वो सर की वजह से ही। वो फेब में वो एक क्लासेस लगाते थे कि आपको छुट्टी हो जाती ना फेब में, 10th के टाइम पर, तो सुबह 9 बजे उनके यहाँ पहुंचना होता था, और शाम को 7 बजे उनके घर से निकलते थे पढ़कर। तो कितने घंटे हो गए? 10 घंटे उधर उनके यहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे। तो और अगर आप लेट आओ तो मारते थे, ठीक है, और नहीं पढ़ रहे तो भी मारते थे। ये तरीका सही है? यही चालू कर देते। हाँ, कि अगर नहीं पढ़ रहे, हाँ, बेकार तरीका है, पर नंबर बढ़ गए बहुत ज्यादा। उसमें पहली क्लास में एक लड़की लेट आई थी, सर ने देख लिया था वो एक लड़के के साथ घूम रही है बाहर। वो जैसी क्लास में एंट्री करी, सर ने घुमा के थप्पड़ मारा, उसका सर लगा दीवार पर, और उसके बाद सब पढ़े 1 महीने तक। ऐसा ही कुछ चालू करना पड़ेगा, लग रहा है। अच्छा, तो इसमें आप लिखिएगा एवरी सच ऑफर, हाँ नहीं, दोनों बराबर। तो इसमें लिखिएगा एवरी सच ऑफर must fulfill certain conditions
ये अब पहली दो लिख दीजिएगा। पहला क्या है? एक वैलिड ऑफर टू परफॉर्म में कोई भी क्या नहीं हो सकती, कंडीशन नहीं हो सकती। क्या होना चाहिए? प्रॉपर टाइम है। अच्छा, अगर मैं इधर 7 बजे क्लास के लिए बुलाऊं, ये वैलिड ऑफर है? हाँ, नहीं 7 भी सही है। 7 बजे तो मेट्रो खुलती है। 7 बजे क्या बात करो, 5 5:30 में मेट्रो खुल जाती है। मुझे नहीं। 5:30 बजे मेट्रो ओपन। मेरी आंख तो 7 बजे खुलती है। यार मेरे लिए इसलिए मेट्रो 7 बजे है। हाँ, ये दोनों लिख दीजिएगा। ऑफर क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर। प्रॉपर टाइम और प्लेस तो हर एक लेवल वेरी कर। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने आपको बोला अगली क्लास 2 घंटे के बाद दुबई में है। अब कोई इस पॉइंट का मतलब बताना। अच्छा, शान 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 पीछे बातें कर रहे हैं। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? आपके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू चेक वेदर द प्रोमिसर इज एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म। इसका क्या मतलब, एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म? हाँ, वो काम कर भी सकता है। मैंने आपको बोला अगली क्लास 2 घंटे बाद दुबई में होगी। क्या मैं एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म हूँ, या मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? और ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि वो क्या होना चाहिए? एबल एंड। ऐसे सिमिलरली मैंने आपको बोला मेरे कोर्स में 7 चैप्टर थे, मैं आपको 3 ही करवाऊंगा। कितने करवाऊंगा? 3। क्या ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है? क्यों, क्या लिखा है? होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड एंड प्रॉमिस टू डू। ये दोनों भी लिख दीजिएगा। अच्छा, वापस से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमने बात करी परफॉर्मेंस 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्चुअल, एक होती है अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअली में वो काम फुलफिल कर रहे हैं, आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में प्रोमिसर रेडी है बट प्रॉमिस ही रिफ्यूज कर रहा है। कौन मना कर रहा है? और एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। सेकंड, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। तीसरा, एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म होना चाहिए। और चौथा, होल ऑफ द प्रॉमिस। तो अगर 7 चैप्टर का हमारा कोर्स का कॉन्ट्रैक्ट था और मैं आपको बोलता हूँ सुबह मॉर्निंग क्लास लेने आ जाओ, पर 3 ही करवाऊंगा, क्या ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है? नहीं, ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा। ये लिख दीजिएगा। ओ, टेस्ट के लिए आ गए? हाँ, पहले निकले थे तो। अरे, कितनी कंडीशंस हो गई? 4। अच्छा, एक और चीज। अच्छा, शान 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 बातें नहीं। एक्स ने वाई को बोला कि वो उसको एक एसी डिलीवर करेगा, डाइकिन का। किसका? अच्छी कंपनी का है वो, डाइकिन का एसी उसको डिलीवर करेगा। क्या वाई को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए चेक करने के लिए कि वही एसी है जो उसने मंगवाया था? और अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्या ये वैलिड ऑफर टू परफॉर्म होगा? वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्म तभी होगा जब आपको क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग्स ऑफर्ड आर द सेम एज डिलीवर्ड। मतलब जो ऑफर करेंगे वही सामान है, आपको चेक करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी उसको हम वैलिड क्या मानेंगे? ऑफर टू परफॉर्म। तो इसमें हम अगले पॉइंट में लिखिएगा, इफ द ऑफर is to deliver anything, then the promisee must have a reasonable opportunity
of seeing that the things offered are the same as delivered, क्या मतलब? जो, हाँ मतलब वही चीज मिलनी चाहिए, इसको चेक करने की क्या मिलनी चाहिए, और अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वैलिड ऑफर टू परफॉर्म। आपके एग्जाम में 5 to 6 मार्कर आ चुका है कि ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो ऑफर टू परफॉर्म क्या था, जब प्रोमिसर रेडी है बट प्रोमिस ही मना कर देता है तो उसको हम ऑफर टू परफॉर्म कहते हैं। और उसकी 5 कंडीशंस हैं। पहला, अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम प्लेस पे होना चाहिए, एबल एंड विलिंग होना चाहिए, होल ऑफ द प्रॉमिस होना चाहिए, और अगर कोई चीज डिलीवर करने का है तो चेक करने की क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये कौन सा सेक्शन था? 38। अगली हेडिंग आप दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। हाँ, अगला, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म, सेक्शन 39। अच्छा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखते हैं अब इसका क्या मतलब बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक्स ने बाय को बोला कि वो उसको एक सामान ना 20th मई को डिलीवर करेगा। कब डिलीवर करेगा? 20th मई को डिलीवर करेगा। अब ना 16th मई को एक्स मना कर देता है। कौन मना कर देता है? एक्स मना कर देता है कि भाई सामान डिलीवर नहीं करूंगा। वापस से मेरी बात ध्यान से, एक्स ने वाई को क्या बोला, कब डिलीवर करेगा? 20, पर 16th मई को फिर वो मना कर देता कि मैं डिलीवर करने वाला नहीं हूं। अब वाई के पास क्या ऑप्शन है, क्या लगता है? इसको पढ़ के बताइएगा, बिना पढ़े मत बताना, पढ़ के बताना। और तो यहाँ पे वो कर नहीं सकते इसी वजह से, तो या तो सामने वाला उसके ऊपर क्या लिखा है, वो सामने वाला क्या कर सकता है? हटा के पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब 16th को कॉल आया तो वाई क्या कर सकता है? उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, बट अनलेस, आगे क्या लिखा है? से ऐसा हाँ बिल्कुल, वो ये बोल रहा है कि आगे ध्यान दीजिएगा, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट इन इट्स कंटिन्यूएंस। क्या मतलब? क्या वो कंटिन्यू भी कर सकता है? कर सकता है। वो ड्यू डेट तक का वेट कर सकता है। किसका वेट कर सकता है? तो वाई के पास दो ऑप्शंस क्या है, पहला एंड करते वो 16 तारीख को, और दूसरा ऑप्शन क्या है, 20th तक का वेट करेगा। पर वो वेट करेगा क्यों? क्या पता शायद 60 एक्स क्या कर ले, शायद परफॉर्म कर ले। क्या कर ले? शायद। पर ज्यादातर लोग क्या करते होंगे, क्या लगता है? वो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देते हैं। इस वर्ड का मतलब कोई जानता है? सुना है? हाँ, इसका मतलब होता है रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस। क्या मतलब होता है? अब आप पूछोगे इसका भी मतलब बता दो, क्या मतलब है रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस का? ना चाहते हुए भी वो एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं ड्यू डेट तक का वेट कर लेता हूँ। किसका वेट कर लेता हूँ? पर जनरली ज्यादातर लोग क्या करते होंगे? हाँ, तो उस केस के अंदर जो मैंने आपको बताया, आप बताना क्या होगा। एक्स ने वाई को बोला था वो 20th को डिलीवर करेगा, और 16th को वो मना कर देता है। तो वाई के पास दो ऑप्शंस क्या है, पहला उसी टाइम एंड कर दे, और दूसरा ऑप्शन क्या है, वो वेट कर सकता है ड्यू डेट का। और पर मैंने बोला प्रैक्टिकली क्या होता होगा, ज्यादातर एंड ही हो जाता है। तो इसमें आप लिखिएगा, हेडिंग दे दिया, एक्विजिशंस, एक्विजिशंस भी बोलते हैं हाँ। तो इसमें आप लिखिएगा, when a party to a contract has refused to perform or
disabled himself from performing in its entirety. इसका क्या मतलब? in its entirety, उसने काम करने से क्या कर दिया? मना कर दिया. Then the promisee may, और इसके अंदर दो एरोज में लिख दीजिएगा. फर्स्ट में क्या है ये? पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे में वो रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस कर सकता है. रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस का मतलब, एक्विजिशंस का मतलब क्या हुआ कि वो ड्यू डेट तक का वेट कर सकता है. किसका वेट कर सकता है? ड्यू डेट तक का. सेक्शन नंबर 39. अभी मई वाला का अटेम्प्ट स्टार्ट होने वाला है 14th. कर चुका. बस अब कल लास्ट, मतलब एक सीरीज मॉक टेस्ट की हो गई थी. सेकंड लॉ का मैंने एक्स्ट्रा भी लेता हूँ हमेशा, तो वो हुआ था कल. पर इस बैच से बहुत ही कम उम्मीद है. उनसे तो मैं उनको ये बोल रहा था तुम लोगों को भेज दूंगा, तुम ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे उनसे, और उनका पेपर है. उनसे अभी कल नहीं, 2-3 दिन पहले मैंने एक पास मतलब कुछ क्वेश्चंस के लिए क्लास ली थी. तो मैंने उनसे पूछा मुझे डिफरेंस बता दो कोअर्जन का और अनड्यू इन्फ्लुएंस का. उनको नहीं आता था. देखते हैं आप लोग क्या बताते हो. कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है? हाँ, वो फोर्सफुली हो रहा है और वो कोअर्जन कोई भी कर सकता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये रिलेशन होना चाहिए. और हाँ, पर एक और पॉइंट भी है जो मेन पॉइंट है. कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पॉइंट और है. एक और चीज देखें, क्या मैं आप ही लोगों को ज्यादा अच्छा सोच रहा था? कुछ था. कोअर्जन के अंदर आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ता है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कोर्ट को जो जस्ट लगता था हम वो चीज को रिटर्न करते थे. तो उन्होंने, अभी उनका एग्जाम है और उनका कितने उनको ये चीजें नहीं पता, तो फिर क्या लग रहा है उनका रिजल्ट? हाँ, बढ़िया है. हाँ, उनका रिजल्ट है. अब मुझे पूरे बैच में पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे ही फेल होंगे. बस 2-3 दिख रहे हैं जो शायद पास हो जाए, बाकी बहुत ही बुरी हालत है उनकी. तो मैंने उनको यही बोला देखो भाई, अब तुम्हारी लॉ में तो बुरी हालत है, अब तुम सिर्फ लॉ में फेल हुए तो क्या होगा? मेरा नाम खराब होगा. तुम एक और में फेल हो, कम से कम एक पेपर और में फेल हो, जिससे कि अगर अकाउंट में हो, इको में हो, मैथ्स में हो, जिससे कि नाम मेरा तो खराब ना हो कम से कम. और कह रहे सर बड़ी टेंशन हो रही है. मैंने कहा बेटा अब तुम टेंशन मत लो, अब टेंशन लेने के मेरे दिन आ गए. तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा ना, अब टेंशन मुझे ही होगी उस टाइम पर. कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए उन्होंने, बहुत ज्यादा. जैसे एक 5-7 का ग्रुप था, तो वो लोग हमारे पास आए थे. अभी कौन सा टाइम था? मई. वो जैन के लिए आए थे. किसके लिए? पर वो लेट ज्वाइन करा था, तो सौरभ सर के एक दिन पास चले गए, मेरे पास आए. सर हम ना अगली अटेम्प्ट देंगे ढंग से. मैं जानता था नलायकी उनकी, मैंने कहा अटेम्प्ट नहीं छोड़नी, यही पढ़ो और करो इसको. सौरभ सर के पास गए, सौरभ सर थोड़े हमारे पिघल गए. तो मैं कोई बात नहीं बेटा, मई में ढंग से देना. अब उन लोगों ने क्या करा होगा, क्या लगता है? मजे ही कर लिए, और मई का एग्जाम भी ढंग से नहीं दे रहे, और वो फंस गए बहुत ही बुरा. हाँ. फिर वो मुझसे एक पूछ रहा, सर अगर मैं सितंबर में ज्वाइन करना चाहूँ, ठीक है, तो फीस लगेगी क्या? मैंने कहा बेटा तेरे को मैं लूंगा ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लेनी तेरी तो. अगर वो आता है 4-5 अपने साथ और पकड़ लेगा, यहाँ के जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनको भी, फिर वो खराब कर देते हैं. अच्छा, आप एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा है. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का. ये सेम एग्जाम्पल कितने मार्क्स का आया था? 5 मार्क्स का. देखो क्या लिखा है. A singer enters into a contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week. क्या मतलब? ए ने क्या बोला बी के साथ? मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि उसके थिएटर के अंदर
वो हर वीक में कितने टाइम गाना गाने के लिए आएंगे? हाँ, 2 टाइम्स आएंगे। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा, ऑन द सिक्स्थ नाइट ए विलफुली एब्सेंट हर सेल्फ, मतलब आए ही नहीं, तो उस केस में क्या बी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है? हाँ, और अगर वो चाहे तो हाँ कि वो कर दे आगे परफॉर्मेंस, बट उस केस में बी की मर्जी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकता है। ये एग्जांपल लिख दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट करके। सेम 5 मार्क का एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा सेक्शन है ये? अब हम आएंगे 40 पे। आज तो मुझे लग रहा है 45 तक करते हैं, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। 45 तक आज हो जाएगा, और उसके बाद मुझे लगता है 60 तक पहले ही हो जाएगा। 60 तक तो पहले ही हो जाएगा। इस हफ्ते में हो सकता है 67 68 तक हो जाए। और अगले हफ्ते करते हैं। और इस हफ्ते जो अगला है, ये लास्ट वाला टेस्ट है, वो हो सकता है आपका 1 से 75 सेक्शन का होगा, 1 to 75। 36 तक नहीं हुआ। अब तो मैंने आपको कहा ही था, आपके खराब दिन चालू हो गए मई से ही। पहले स्लीप तो एग्जाम इजी आते थे कंपैरेटिव, पहले इजी आता था, पहले ज्यादा मुश्किल था, सेम लेवल पहले जब सीपीटी था तब पे। तो आसान था। उसके बाद उन लोगों ने लॉ के साथ इंग्लिश भी डाल दी थी 40 मार्क्स की। हाँ, पहले लॉ के साथ लॉ 60 का आता था और 40 का इंग्लिश आती थी। पर वो इंग्लिश के अंदर ना फंस जाते थे कई बच्चे, 2 2 आर्टिकल राइटिंग आ जाती थी, तो उसमें टाइम का क्या होता होगा, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाती थी। तो अच्छा इंग्लिश में। हाँ, 40 मार्क्स की अच्छा था। पास होने के लिए मिल जाता है। हाँ, स्कोप था। अनसीन पैसेज भी आता था 6 नंबर का, अब वो सब हटा दिया। फिर जब पूरा लॉ लेकर आए तो 1 2 अटेम्प्ट तक तो बिल्कुल ही हल्का पेपर दिया। ठीक है, बच्चे खुश हो गए, अच्छी बात है, इंग्लिश गई। फिर एक अटेम्प्ट में ऐसा पेपर दिया कि हवाइयां छूट गई सबकी। अभी जैसे उन्होंने सीए इंटर में कराए, टैक्स का पेपर बहुत मुश्किल दिया, सीए फाइनल में एएफएम का पेपर बहुत मुश्किल दिया। हाँ, बहुत ही मुश्किल कर दिया। बच्चे तीसरा पेपर देने ही नहीं गए उसके बाद। होता यही है। अब यह फाउंडेशन में भी देखना, पहले दिन आप जाओगे सारे बच्चे मिलेंगे सेंटर में, ठीक है, दूसरे में जाओगे तो भी सारे मिलेंगे सेंटर पे, क्यों? पहला तो अकाउंट्स है, वो तो सभी कर लेते हैं, अगला लॉ का। अगला लॉ के बाद आप देखना कि सेंटर में थोड़ा खालीपन होना चालू हो जाता है। ठीक है, क्यों? फिर वो मैथ्स कहते, मैथ्स आती नहीं थी वैसे भी, लॉ तो रह ही गया, अब क्या करते, मैथ्स का भी नहीं देते। हाँ, फिर वो मैथ्स के उसके बाद तो और खाली होता है, पर कई बार बच्चे आ भी जाते हैं जो पहली बार के बाद, क्यों? इको तो कम से कम दे ही है, पर लॉ के बाद सेंटर थोड़ा सा खाली होना चालू हो जाता है। कौन सा सेक्शन है ये? हाँ, नहीं, फाउंडेशन में कोई एग्जामेशन नहीं होती, फाउंडेशन में चारों पेपर पास कर। इंटर के अंदर ये होता है, अगर आपकी एक पेपर में 60 प्लस आ जाए तो आपको अगली अटेम्प्ट में वो एग्जाम नहीं देना पड़ता। जैसे अगर इंटर में आपने 6 पेपर दिए और आपके 2 में 60 प्लस आ गए, कितने के ऊपर, 60 के ऊपर आ गए, तो अगली बारी 4 पेपर देने पड़ते हैं, पर फाउंडेशन में ऐसा नहीं होता। हाँ, 2 में 60 के ऊपर आ गया तो मैं एक ग्रुप में बन गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है, एक ग्रुप में एक हुआ हो, एक ग्रुप में दूसरे में। हाँ जी। ऐसा भी तो होता है अगर एक ग्रुप में मतलब एक ही ग्रुप में ज्यादा हाँ, तो अगर आपका 2 ग्रुप देने का फायदा यही होता है, अगर फर्स्ट ग्रुप में किसी के 145 आए, 145 on 300, वो पास होगा फेल होगा? फेल है, क्योंकि कितने चाहिए होते हैं, 150। हाँ, और अगर उसके नेक्स्ट ग्रुप में जो साथ में दिया और उसके 155 आ गए, कितने आ गए, तो टोटल गिना जाता है, क्या गिना जाता है, टोटल। तो 600 में से कितना हो गया, 300, और वो पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास। पर ये बेनिफिट तभी मिलता है जब दोनों ग्रुप साथ में दिए होते हैं, अलग अलग देते हैं ग्रुप्स तो नहीं मिलता है बेनिफिट। अच्छा, अगली हेडिंग आप दीजिएगा, बाय whom a contract may be performed, सेक्शन 40। इंटरमीडिएट के लिए 100 अगर आप लोगों का सितंबर में क्लियर हुआ तो अगले सितंबर में इंटर होगा। हाँ, एक ग्रुप देना तो भी। हाँ, अगले सितंबर में इंटर।
निकालने वाले निकाल देते हैं, नहीं निकालने वाले तो बहुत साल। हाँ, दो क्या, 5-5 साल ही निकलते। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सेक्शन है। बाय whom अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म, वो बोल रहा है अगर पर्सनल नेचर का काम है तो हमेशा कौन पूरा करेगा? प्रॉमिसर खुद ही पूरा करेगा, क्योंकि कौन सा काम है ये? पर्सनल नेचर का। जैसे अगर सपोज करते हैं शाहरुख खान ने एक वेडिंग में जाकर डांस करने के 2 करोड़ रुपए ले रखे हैं, कितने रुपए ले रखे हैं, और उसका शादी से पहले पैर टूट जाता है, क्या उसका बेटा भी जाके परफॉर्म कर सकता है? नहीं, शाहरुख खान को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का काम है। किसका काम है? हाँ, तो आप लिखिएगा ए पॉइंट, प्रॉमिसर हिमसेल्फ। और कोई इसका मतलब बताना जो मैंने मार्क करा, और एग्जाम्पल ऊपर कर देते हैं स्क्रीन पहले थोड़ी। ये जो ऊपर बताया था पेंटिंग वाला, नहीं नहीं, यहाँ से इसका मतलब बता देना पहले तो, और एग्जाम्पल। हाँ, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो किस पर बेस्ड है? पर्सनल स्किल या पर्सनल डिलीजेंस पर बेस्ड है, तो उस केस में वो परफॉर्म सिर्फ कौन कर सकता है? प्रॉमिसर ही करेगा, कोई और परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे ए ने प्रॉमिस करा था कि वो एक पिक्चर पेंट करेगा, दिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, ये लिख दीजिएगा। ये ऊपर वाला, फिर एग्जाम्पल। अभी सेक्शन चल रहा है 40, आज हो जाएगा, 45 तक करेंगे। और यहाँ के अंदर नहीं नहीं, टेस्ट भी है थोड़ा सा। 45 तक कर लेंगे आज, फिर तो कल 55 तक हो जाएगा। कल आप 60 तक। कल तो 55, फिर थर्सडे। ये हफ्ता आपका बढ़िया जाने वाला है। ट्यूसडे की भी लॉ, वेंसडे लॉ, थर्सडे लॉ, फ्राइडे लॉ, सैटरडे भी लॉ। 12 कैसे में हम्म, आपको बढ़िया। संडे एक्स्ट्रा क्लास रख देता हूँ। सर हाँ, फिर तो लॉ का सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। 15 जुलाई से पहले ही खत्म कर देंगे। सौरभ सर तो कह रहा अकाउंट जून में खत्म कर देंगे तुम्हारा कोर्स। वैसे स्कूल से आसान है अकाउंट्स या नहीं? तो इधर सीए के अंदर ऐसे मुश्किल है? मुझे तो ऐसा लगता है इसमें ज्यादा आसान है, क्वेश्चंस भी कम है। स्कूल में ज्यादा क्वेश्चंस होते थे प्रैक्टिस के। सर यहाँ समझा समझा के वहाँ पे रटे, वहाँ पे पूरा सारी इंग्लिश लिख देते थे, ये रख ऐसे अकाउंट बस। अगला लिखिएगा बी पॉइंट में। हाँ जी, बी पॉइंट लिखिएगा एजेंट। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आप अपने एजेंट से पूरा करा सकते हो काम? जैसे अगर ए ने फॉर एग्जांपल बी को बोला कि वो उसको 100 kg गुड्स के सेल करेगा, क्या इसका जरूरी है वो खुद जाए, या वो अपने एजेंट को भी भेज सकता है? तो वो देखो क्या बोल रहा है, जहां पर पर्सनल स्किल इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हाँ पर्सनल स्किल्स की जरूरत नहीं है, वहां पर वो किससे पूरा करवा सकता है? अपने एजेंट से पूरा करवा सकता है। किससे पूरा करा सकता है? ये एग्जाम, ये लिख दीजिएगा सेकंड, बी पॉइंट एजेंट करके। तो पहला क्या था? ए, अरे बातें कर रही। हाँ, ए पॉइंट में क्या, वापस से कौन पूरा करेगा? प्रॉमिसर। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो प्रॉमिसर पूरा करता है। बी में क्या है? एजेंट पूरा करेगा, ये लिख दीजिएगा। ये दक्ष तो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है 12th के रिजल्ट से। हाँ, ऐसा क्या करके आए हो पेपर में? हाँ, कौन से वाले पेपर में डरे हुए? बिल्कुल कुछ ज्यादा ही खतरनाक डर लग रहा है बिल्कुल। समय ऊपर तो और करा। इतना खौफ भी क्या है?
नहीं। सीएस का कोई क्राइटेरिया होता CS का 50%, और सीए का पास 50%, सीए का तो पास देता है 50। मेरे को ना लिख दिया। एजेंट वाला कोई ऐसा ना हो जाना जो मतलब इतने कम नंबर आ गए कि CS की रजिस्ट्रेशन खराब हो गई। हाँ हाँ, ले आएंगे। तो पहला कौन काम पूरा करेगा? प्रॉमिसर। और अगर पर्सनल नेचर का नहीं है तो? अच्छा, अब तीसरा, और इस पर वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखिएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा लिखिएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नहीं नहीं, अलग होते हैं, अभी बताता हूँ। अच्छा, तीसरा आप लिखिएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, सुने सुने सुने, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर एक्स ने वाई को बोला कि मैं आपको गुड सेल करूंगा, और उसने ड्यू डेट डिसाइड कर दी थी 18th की। क्या डेट डिसाइड करी? 18th की। और उसकी फॉर एग्जाम्पल 11th को डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? ये कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करेगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव पूरा कर सकता है। कौन पूरा कर सकता है? पर अगर सपोज करो उसने कॉन्ट्रैक्ट में शुरू से लिखवा दिया कि डेथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं रहेंगे, तो तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरा करने की जरूरत। पर अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा करेंगे। तो पहला, अगर पर्सनल नेचर का काम है तो वो प्रॉमिसर करेगा। पर्सनल नेचर का नहीं है, वो जिंदा है, वो किससे भी करवा सकता है। और उसकी डेथ के बाद, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड हो कि रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट उनको करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें आप लिखिएगा रिप्रेजेंटेटिव्स में, तीसरे पॉइंट में, अ कॉन्ट्रैक्ट which does not involve a contract which does not involve personal skill are bound to be performed by the legal representative on the death of the promisor. On the death of the promisor, unless a contrary intention appears from the contract. इस लाइन का क्या मतलब? Unless a contrary intention appears from the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में उल्टा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि रिप्रेजेंटेटिव्स की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो डेथ के बाद उसकी रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं है तो लायबल नहीं होंगे। अदरवाइज वो हमेशा क्या रहेंगे? लायबल। स्टार मार्क करके लिखिएगा। और ये पॉइंट पर ध्यान देना, इस पर केस स्टडी आई थी। बट देयर लायबिलिटी is limited to the value of the property they inherit from the deceased. अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जाम्पल, ए का ना, सपोज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी उसके 5 करोड़ की है। कितने की प्रॉपर्टी है? 5 करोड़ की। और बंटवारा हो जाता है उसके दो बेटों के बीच में। ए की डेथ हो जाती है और बी को 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है और सी को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है। कितने की प्रॉपर्टी मिल रही है? 2 करोड़ की। अब क्या आता है, ए पर एक लाइबिलिटी आ जाती है उसकी डेथ के बाद 6 करोड़ रुपए की। कितने की? तो उस केस में क्या बी और सी को पूरे 6 लौटाने पड़ेंगे? कोई इसको पढ़ के बताना क्या लिखा है?
लाइबिलिटी कितने तक की है? लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिट। क्या मतलब? प्रॉपर्टी इनको मिली है। मिली थी। इनहेरिट कितना करा बी ने? 3। और सी ने कितना करा? 2। तो इससे ज्यादा पैसे ले सकते हैं उनसे? नहीं। मैक्सिमम बी से आप कितने रुपए ले पाओगे? 3 करोड़। और बी से कितना, सॉरी, सी से कितना? 2 करोड़। ये लाइन का ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बोला? उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दे इनहेरिट। इनहेरिट का क्या मतलब था? जो उनको मिल गया था। हाँ जी। अब डी पॉइंट लिखना, थर्ड पर्सन। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म करेगा? पहला कौन था? प्रॉमिसर। दूसरा एजेंट। तीसरा और चौथा थर्ड पर्सन। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करते हैं मैं ना इंडिया के बाहर जा रहा था और मैंने बोला मेरे बिहाफ पर अब ना अनुराधा मैम क्लासेस लेंगी। कौन क्लासेस लेंगी? अनुराधा मैम अब क्लासेस लेने वाली हैं। आप एक दो डेमो ले लो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो मैम से पढ़ लेना। आपने डेमो क्लासेस लिया, आपको सही लगा मैम से पढ़कर, और आपने बोलिए ठीक है सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज करते मैं चला गया, 10 दिन के बाद आपको क्लासेस में इश्यूज आने लग गए, आपको दिक्कत आने लग गई, क्या आप मेरे ऊपर केस डाल सकते हो या आपको मैम से ही परफॉर्मेंस लेनी पड़ेगी? कोई इसमें पढ़ के बताए क्या लिखा है? एक बारी प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया किससे, देन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द, मतलब आप मेरे ऊपर वो गारंटी मुझे बुला नहीं सकते, पर अगर आपको बिना डेमो के बिना उसके मैं आप पे फोर्स कर देता तो तब कर दे, क्योंकि उस केस में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। क्या नहीं थी? एक्सेप्टेंस नहीं थी। डी पॉइंट में ये हेडिंग देकर ये लिख दीजिएगा। और ये सेक्शन कौन सा है? 41। 41। सेक्शन कौन सा? हाँ, 41। मजे ही मजे हो रहे हैं। बहुत सारा सिलेबस, टेस्ट में एंड में है। वापस से आपको पहले से बता रहा हूँ, 1 to 75, 1 to 75 सेक्शंस का टेस्ट होगा मे एंड में। डेट भी बता देता हूँ, 12 है आज, 26 तारीख करते थे। क्यों? 26 नहीं क्यों 26 क्या है? कॉलेज के एग्जाम। अरे तो फिर 26 हाँ ट्यूसडे है, 28 कर देते। 28 को भी। अरे 31 तो बहुत दूर है। सर एक काम करो यार, तो सर हाँ मेरे मई एंड में जून स्टार्ट तक है एग्जाम, या तो मैं जून में तुम जून में दे देना। ठीक है, 28 को टेस्ट मैंने आपको बता दिया। 1 to 75 सेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट होगा 100 नंबर का। हाँ और क्या? हाँ अरे तो बस 3 घंटे का पेपर देने की हैबिट। हाँ उससे क्या होगा, हर 2 हफ्ते में बता देना टेस्ट होता है। हाँ? तो हर हफ्ते ही होता है, हर 2 हफ्ते। हर 2 हफ्ते में मतलब? हाँ कौन सा वाला? ना ना बेटा, अभी सब्जेक्टिव दोगे आप, इसके बाद है, लास्ट होगा ये। कॉन्ट्रैक्ट का तो आपसे दिलवाएंगे पूरा। अच्छा, अगली हेडिंग आप दीजिएगा, जॉइंट प्रोमिसर्स। हाँ है ना, अभी तो बहुत है। जॉइंट प्रोमिसर्स एंड डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, सेक्शन 42। डेवोल्यूशन वर्ड का मतलब एक तरीके से ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर। और बिना सेक्शन पढ़े चलो देखते हैं आप क्या बताते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी आया है। ए बी और सी ने डी से 15 लाख रुपए लिए थे। किसे? डी से। टोटल उन लोगों ने 15 लाख रुपए मिलाकर लिए थे।
क्या इसके लिए तीनों लाइबल है या नहीं है? तीनों ने पैसा लिया था तो तीनों क्या हो जाएंगे? लाइबल हो जाएंगे। अगर एक ही डेथ हो जाती है तो क्या होगा? उसके लीगल ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विथ बी एंड सी वो पैसा चुकाएंगे। तो इन दोनों की भी डेथ हो जाती है तो बस यही है सेक्शन के अंदर है। कौन से सेक्शन के अंदर? 42। क्या लिखा है देखो, व्हेन टू और मोर पर्संस मेक अ देन ऑल सच पर्संस मस्ट जॉइंटली फुलफिल, मतलब तीनों को करना पड़ेगा। इफ एनी ऑफ देम डाई देन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर्स, मतलब जो जिंदा है। एंड इफ ऑल ऑफ देम डाई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस काम को पूरा करेंगे। कौन से सेक्शन के अंदर है ये? 42। तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड a joint promise then unless a contrary intention appears। इस लाइन का मतलब वापस से, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि सिर्फ एक ही चुकाना है तो ए ही चुकाएगा, ऐसा नहीं है तो सबको। कॉन्ट्ररी इंटेंशन appears by the contract, unless a contrary intention appears by the contract, all such persons must jointly fulfill और ये अगले दो पॉइंट्स में लिख दीजिएगा। इफ से लेकर यहां तक क्या था उसमें, अगर एक की डेथ हो जाए तो उसका रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विथ सर्वाइविंग जो है, और सबकी डेथ हो जाए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये लिख दीजिएगा। सेक्शन कौन सा? 42। हाँ क्या है? बहुत है आज, बहुत सारे मर गए। हाँ वैगनआर क्यों याद करी तुमने? हाँ तब उसके ऊपर उसके रिप्रेजेंटेटिव भी तो हैं पांचों के, वो भी तो देंगे। जितना रिप्रेजेंटेशन निकल पाएगा वो निकाला जाएगा उनकी प्रॉपर्टी में से, और फिर बाकी बचा हुआ सारा अमाउंट उसको देना पड़ेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तो नहीं होंगे तो नहीं निकल पा रहा तो नहीं, वो सारा उस पर आ जाएगा। हाँ, देखो जनरली आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर सपोज करते हैं चार लोग हैं, उन्होंने मिलकर सपोज करते हैं ई को 4 करोड़ रुपए देने हैं। क्या देने हैं? 4 करोड़। और आप बोल रहे हैं इन तीनों की डेथ हो जाती है और उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो फिर सारा का सारा एक को देना पड़ेगा। वो भी मरी जा और उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया होगा कि मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी 1 करोड़ तक की है, तो उससे और नहीं ले पाएंगे। कौन सा सेक्शन है ये? 42। और ये लाइन तो आप बता देना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्या इसका मतलब है? हाँ भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि डेथ के बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर हो जाएगी, तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ये लाइन लिख दीजिएगा अगले पॉइंट पे, या स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा। सेक्शन 42। अब आते हैं 43, उसके बाद आएंगे सेक्शन 43 पे। है पीछे बातें कर रहे हैं, लिख लो लिख लो। एग्जाम्पल नहीं लिखना, ये लिखना है दिस रूल। सेक्शन 42। आज अभी तक कौन से सेक्शन कर लिए? 37 किसका था? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। 38 ऑफर टू परफॉर्म का था। 39 की प्रॉमिसी के पास दो ऑप्शन थे, पहला उसी दिन खत्म कर दे या फिर ड्यू डेट तक का वेट करे। 40
में कौन कौन परफॉर्म करेगा? पहला प्रोमिसर, फिर एजेंट और लीगल, और 41 में थर्ड पर्सन करते हैं, और 42 में हम जॉइंट प्रोमिसर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट प्रोमिसर। उसके बाद आप अगली हेडिंग दीजिएगा। अभी तो 15 मिनट है। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर may be compelled to perform any one of the joint promiser। compelled का मतलब क्या होता है? फोर्स करना। compelled to perform, सेक्शन 43। हाँ, इतनी जल्दी कॉपी कहां भर जाएगी? हाँ, ये लफ्ज उसी में लिखे जाना। इतनी कॉपी कहां भर गई है? ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, कौन सा सेक्शन है ये? अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से, देखते हैं आप क्या बताते हैं। ए, बी और सी ने मिलकर डी से 6 लाख रुपए उधार लिया था। कितने रुपए उधार लिया? क्या डी, इसको पढ़ के बताना, किसी एक से भी पैसे मांग सकता है? वापस से मैंने क्या बोला? ए, बी और सी ने मिलकर डी से कितने रुपए लिए? 6 लाख। क्या डी सिर्फ ए को बोल सकता है भाई पूरे पैसे दे चल? पढ़ के देखना एक बारी, क्या लिखा है देखो। द प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस। मतलब वो किसी एक को भी बोल सकता है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि ये पैसे मांगने तो तीनों से मांगने होंगे, तो तब आप तीनों से ही मांगोगे, क्योंकि क्या लाइन लिखी है? इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो किसी एक से भी मांग सकते हो, और अग्रीमेंट में लिखा है तीनों से है तो तीनों से ही मांगने पड़ेंगे। तो इसमें आप लिखिएगा। पर ये तो नुकसान हो गया किसी को। अगर डी ने ए से पूरे 6 लाख रुपए ले लिए तो ए को देने पड़ेंगे, पर अब ए बाद में क्या करेगा? वो बाकियों में से ले सकता है पैसे। अभी हम वो बात भी करेंगे। तो इसमें आप लिखिएगा, when two or more persons make a joint promise, when two or more persons make a joint promise, comma, the promisee may in the absence of express agreement to the contrary, comma, compel any one or more of joint promises, joint promises, one or more of joint promiser to perform whole of the promise. अच्छा, अगले पॉइंट में ये लाइन लिखनी है, कोई बताना क्या लिखा है? एक लाइन रह गई, तो धीरे धीरे लिख रहे हैं सर। होल ऑफ द प्रॉमिस, ये ऊपर वाला ये रहा, और ऊपर ये सबसे ऊपर दोगे। हाँ, इस लाइन का कोई मतलब बताना। इफ वन से क्या लिखा है? जैसे प्रॉमिस एक से ले गए सारा पैसा, तो फिर जिससे लिए वो बाकी सबसे भी ले। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर ए, बी और सी ने मिलकर डी को 6 लाख रुपए देने थे, और डी ने सारे पैसे ए से मांग लिए। किससे मांग लिए? क्या ए बाद में बी और सी से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है? हाँ, तो देखो क्या लिखा है। इफ वन ऑफ द joint promisor is made to perform the whole contract, he can call for contribution from others। बाकियों से क्या मांग सकता है? कंट्रीब्यूशन। ये लिख दीजिएगा इफ वन से। आज कितने पेज लिख लिए? आधा ही ना, 44 भी करना है, 45 भी करना है। नहीं नहीं, इतने में कहाँ थक गए?
अभी तो बस शुरुआत है। कितने पेज लिखे हैं आज? 6 बस? 7 तो हो कम से कम। अरे बातें कर रहे हैं पीछे। अच्छा, एक एग्जाम्पल, मेरी एक और बात ध्यान से सुनना। ए, बी और सी ने डी को 6 लाख रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 6 लाख। और तीनों की लायबिलिटी कितने की है? 2 लाख ईच की। सपोज करते हैं सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? और इंसॉल्वेंट होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में से सिर्फ 50,000 निकल पाता है। कितना निकल पाता है? 50,000। अब क्या होगा? डी को कम पैसे मिलेंगे या पूरे 6 लाख मिलेंगे? डी को तो पूरे 6 लाख मिलेंगे। सी कितने देगा? 50,000। और ए और बी को? उनको अब 6 में से 50 गया, कितना बच गया? हाँ, और ए और बी को 2,75,000, 2,75,000 इक्वल शेयर में देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा? कोई बताना है इसको पढ़कर। क्या लिखा है? इफ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन द कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब उसने पैसे नहीं दे पाया, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बेयर द लॉस इन इक्वल शेयर। वो लॉस को बेयर करेंगे किसमें? इक्वल शेयर में। ये लाइन भी लिख दीजिएगा अगले पॉइंट में। लास्ट, अभी तो हमारे पास 9 मिनट पूरे हैं। 2 सेक्शन और हो जाएंगी। आगे रिजल्ट आ गया। रिजल्ट थैंक यू एक्साइटेड। ये और रिजल्ट पे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो तो देखने में मजा आता है। तो एकदम नहीं आया। रिजल्ट इज आउट। हाँ हाँ, आ गया है, मान ही नहीं रही। चेक कर लो भाई, आ गया रिजल्ट। वो देखो सबसे साइड में देखो शुरू हो गया। ऐसे शांत बैठा था वो तो। नहीं आया? अरे मजे ही मजे। दिवजोत के भी 90 है। 86 ये। अच्छा, इसके तो आ ही चुके ना 86। आईसीएससी आज सीयूईटी है ना वैसे? किस कोई दे रहा है? दे रहा था तो यहाँ नहीं बैठा था, छोड़ दिया। बेटा 5 पक्का हो जाना फाउंडेशन। अगर सीयूईटी भी छोड़ दिया और इसने तुम्हें छोड़ दिया रिजल्ट में, तो गए। हाँ, फिर मजे ही हो जाएंगे पूरे। ना ना, अभी तो शुरुआत है। बहुत ही कम करा है आज। हाँ, टेस्ट है 8 मिनट अभी और है। छोटे छोटे 2 सेक्शन है। लास्ट टाइम ये जान के इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं कि क्लास खत्म हो जाए। हाँ, जान के धीरे लिख रहे हैं। ये तो फिर टेस्ट कैंसिल कैंसिल नहीं होगा, वो बोल रहा है। टेस्ट 2 मिनट में तो पूरा हो गया। लेटर रील समझाने बैठे होंगे। कौन सा सेक्शन चल रहा है? 43। थला फॉर अ रीजन 4+3। फिर नहीं, जान के नहीं लिया, लिख रहे थे धीरे। ये एग्जाम्पल लिखने हैं, कोई बताए क्या लिखे? ए, बी और सी ने कितने रुपए देने हैं डी को? 3 लाख। सी इज अनएबल टू पे एनीथिंग, मतलब उसके अकाउंट से कुछ। क्या अब अगर ए को पूरा पैसा देना पड़ा, क्या वो बी से 1.5 लाख मांग सकता है? वापस से एग्जाम्पल, ए, बी और सी ने मिलकर डी को कितने रुपए देने? 3 लाख। सी ने कुछ नहीं दिया और डी ने सारा पैसा ए से मांग लिया 3 लाख का।
अब ये क्या करेगा, बी से मांग सकता है कितने रुपए, 1.5 लाख मांग सकता है। ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल, सेक्शन 43 बजे। एग्जाम्पल ही तो है 43 का, हेडिंग तो पिछली वाली चल रही है 43 वाली। आ गया क्या रिजल्ट?